दुनिया में कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है और 15वीं सदी में एक ऐसी ही दास्तान ने स्पेन के खोजियों और सैनिकों को अमेज़न के खतरनाक जंगलों तक खींच लाई। जहां पूरी दुनिया नई सरजमीनों और छिपे खजानों की तलाश में भटक रही थी, वहीं कुछ स्पेनिश खोजी ऐसी शक्ति की तलाश में निकले थे जिसकी कीमत सोने और हीरों से कहीं ज्यादा थी। एक ऐसी शक्ति जो हर बीमारी, घाव और श्राप का अंत कर सकती थी। मान्यता थी कि अमेज़न के घने जंगलों के बीच एक जादुई पेड़ मौजूद है जिसे टीयर्स ऑफ द मून नाम दिया गया, जिसके फूल की सिर्फ एक पंखुड़ी इंसान को मौत के मुंह से वापस ला सकती थी। इसी दास्तान ने स्पेन के खोजियों को अमेज़न के उन हिस्सों तक पहुंचा दिया जहां कदम रखना मतलब मौत को दावत देना था। सदियों तक बहुत से लोग उस पेड़ की तलाश में निकले, लेकिन उनमें सबसे मशहूर नाम स्पेनिश योद्धा डॉन अग्वेरी का रहा। वो उस ताकत को पाने की उम्मीद में अपने आदमियों के साथ अमेज़न पहुंचा, लेकिन लंबी यात्रा और कठिन हालातों ने उन्हें मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। उसी दौरान उस पेड़ की रक्षा करने वाली पूका मिचुना ट्राइब ने उन्हें ढूंढकर उनकी जान बचाई। ठीक होने के बाद अग्वेरे को एक खास एरोहेड के बारे में पता चला जिसे टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने की चाबी माना जाता था। उसने कबीले से एरोहेड मांगा, लेकिन मना किए जाने पर वह उस ताकत को पाने के जुनून में इतना अंधा हो गया कि उन्हीं लोगों को मौत के घाट उतार बैठा जिन्होंने उसकी जान बचाई। लेकिन उसके इस गुनाह की सजा बेहद भयानक मिली। अग्वेरे और उसके सभी साथियों को एक ऐसा श्राप मिला जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमेज़न के जंगलों में बांध दिया। इसके बाद कहानी 1916 में पहुंचती है, जहां मैग्रोर नक्शे की मदद से सोसाइटी के सदस्यों और वैज्ञानिकों को टीयर्स ऑफ द मून के रहस्य और उसकी संभावित जगह के बारे में बता रहा था। हालांकि इस पूरे भाषण के पीछे असली दिमाग उसकी बहन लिली का था, जो ऊपर बैठी हर बात पर नजर रख रही थी। ये वो दौर रहा जब महिलाओं को बड़े फैसलों और खोजों में हिस्सा नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि उनके लिए पैंट पहनना भी समाज के नियमों के खिलाफ था। यही वजह रही कि डॉक्टर लिली को अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने भाई का सहारा लेना पड़ा। सोसाइटी का मिजाज देख जल्द ही लिली समझ गई कि मैग्रोर उन्हें मनाने में सफल नहीं होगा, इसलिए उसने खुद मामला संभालने का फैसला किया। जैसे ही इशारा मिलने पे मैग्रोर ने सबका ध्यान भटकाया, लिली चुपचाप सोसाइटी के गलियारों में पहुंच गई। उसके हाथ में मौजूद नक्शा उसे सीधे उस कमरे तक ले गया जहां पुरानी और कीमती चीजें रखी हुई थी। रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिंस जोआकिम से हुई, जिसने बिना शक किए उसे आगे जाने दिया। कमरे में पहुंचते ही लिली ने सैनिक के कपड़े पहन लिए ताकि कोई उस पर ध्यान न दे। कुछ ही वक्त में उसे वह बॉक्स मिल गया जिसमें एरोहेड रखा था। उसने उसे अपने पास रख लिया। उसी पल जोआकिम भी वहां पहुंच गया और पता चला कि वह भी उसी एरोहेड की तलाश में है। जब क्रेट खोला गया तो एरोहेड गायब था। तभी जोआकिम की नजर वहां से निकलती लिली पर गई। उसके आदमियों ने उसका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन लिली अपनी तेजी और समझदारी से सबको पीछे छोड़ती चली गई। आखिर में उसका सामना खुद जोआकिम से हुआ। अगले ही पल वह लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर जा गिरी, लेकिन बाहर लगी सीढ़ी पकड़ने में कामयाब रही। कुछ देर बाद सीढ़ी की रस्सी खोल दी गई, जिससे वह और ज्यादा दूर झूलने लगी। अब हालात पूरी तरह जोआकिम के पक्ष में दिख रहे थे, लेकिन लिली अपनी अगली चाल पहले ही चल चुकी थी। उसने बॉक्स जोआकिम की तरफ फेंकते हुए उसी समय नीचे खड़ी बस में छलांग लगा दी, जिसे सही समय पर मैग्रेगर ने उसके लिए रोक रखा था। जोआकिम ने बॉक्स खोल के देखा, लेकिन उसके अंदर एरोहेड नहीं था। लिली की असली पहचान का पता चलते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। इसके कुछ समय बाद लिली और मैग्रेगर अमेज़न जाने की तैयारी करते दिखाई देते हैं। उनका मकसद सिर्फ टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढना नहीं था, बल्कि उसकी मदद से गंभीर बीमारियों का इलाज खोजना भी था। जंगल के पास वाले गांव पहुंचने के बाद अब उन्हें सिर्फ एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो उन्हें अमेज़न नदी से जंगल की गहराइयों तक ले जा सके। इसके बाद कहानी अमेज़न के जंगलों की ओर बढ़ती है, जहां एक बेहद पुरानी नाव पर कुछ अंग्रेज पर्यटक सफर का आनंद ले रहे थे। उस नाव का कप्तान फ्रैंक वोल्फ था। फ्रैंक ऐसा इंसान था जिसने रोमांच और खतरे की कहानियां बेचकर अपना कारोबार खड़ा किया था। उसका दावा था कि अमेज़न की लगभग हर चीज इंसान की जान ले सकती है, और इसी डर को वह अपने फायदे में बदलकर पर्यटकों से मोटी रकम वसूलता था। अपने सफर को और रोमांचक बनाने के लिए वह तरह तरह के नाटक और चालें चलता, ताकि हर यात्री को लगे कि वह सच में किसी खतरनाक अभियान का हिस्सा है। यहाँ तक कि उसने जंगल में रहने वाले कुछ ट्राइब्स को भी अपने इस खेल में शामिल कर रखा था। दूसरी तरफ लिली और मैग्रेगर भी अमेज़न नदी के किनारे बसी एक छोटी बस्ती में पहुंचते हैं, जहां फ्रैंक अपना काम चलाता था। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जोआकिम के आदमी लगातार उनका पीछा कर रहे थे। अपने मिशन को लेकर उत्साहित लिली वहां पहुंचते ही एक कप्तान की तलाश में निकल पड़ी। इसी दौरान उसकी नजर ट्रेडर सैम पर गई, जो वहां की कई नावों और व्यापार से जुड़ा हुआ था। उधर सैम फ्रैंक से अपना पुराना उद्धार मांगने पहुंचा, जो अभी अभी एक और टूर खत्म करके लौटा था। पूरे पैसे न मिलने पर सैम ने उसकी नाव का इंजन निकलवा कर अपने पास रख लिया और साफ कर दिया कि कर्ज चुकाए बिना इंजन वापस नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ लिली और मैग्रेगर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े ताकि किसी
तरह सैम को ढूंढ सकें। इसी तलाश में लिली उसके ऑफिस तक पहुंच गई, लेकिन वहां उसका सामना सैम की बजाय फ्रैंक से हुआ। असल में फ्रैंक चुपके से अपनी नाव का इंजन वापस पाने के लिए उसके ऑफिस में चाबी ढूंढने आया था। तभी वहां लिली पहुंच गई और स्थिति संभालने के लिए फ्रैंक ने खुद को ही सैम बताना बेहतर समझा। इसके बाद लिली ने उसे बताया कि उसे अमेज़न के अंदर एक खास जगह तक जाना है और इसके बदले वह अच्छी रकम देने को तैयार है। पैसों का नाम सुनते ही फ्रैंक का रवैया बदल गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और लिली को अंदर बुला लिया। अंदर पहुंचते ही लिली ने अपना नक्शा निकालकर उसे उस जगह के बारे में बताना शुरू किया जहां तक उसे पहुंचना था। फ्रैंक लगातार सैम होने का नाटक करता रहा। उसने समझाया कि जिस इलाके तक लिली जाना चाहती है वह अमेज़न के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है। कुछ देर बाद उसकी नजर नक्शे पर गई और उसने उसके बारे में पूछा। तब लिली ने ज्यादा जानकारी दिए बिना इतना बताया कि यह एक बेहद पुराना और भरोसेमंद नक्शा है। साथ ही यह उसके पिता की आखिरी निशानी भी है जो बचपन से उसे टीयर्स ऑफ द मून की कहानियां सुनाते आए थे। यह सब सुनकर फ्रैंक को पूरी बात किसी रोमांचक कहानी जैसी लगी और उसने मजाक में लिली को कोई आसान सफर चुनने की सलाह तक दे डाली और वो लगातार उसका पैंट पहनने का मजाक बनाता रहा। इसी बीच लिली की नजर उस बॉक्स पर पड़ी जिसे फ्रैंक खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह किसी चाबी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लिली ने खुद ही वह बॉक्स खोल दिया। फ्रैंक को उसका यह अंदाज काफी पसंद आया और उसी पल उसने यह काम लेने का मन बना लिया। इसके बाद वह सफर की बात आगे बढ़ाने के लिए लिली को एक रेस्टोरेंट में ले गया। दोनों सफर की कीमत तय कर ही रहे थे कि तभी मैकग्रोवर असली सैम को साथ लेकर वहां पहुंच गया। लिली को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ अच्छी खासी चाल चली गई थी। वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी फ्रैंक की नजर उसके गले में पहने एरो हेड पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। अब वह किसी भी हालत में इस सफर का हिस्सा बनना चाहता था। यही वजह थी कि वह लगातार अपनी फीस कम करता गया और खुद को इस सफर के लिए सबसे बेहतर गाइड साबित करने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान अचानक रेस्टोरेंट के अंदर एक जगुआर घुस आया। उसे देखते ही सैम छिपने की जगह ढूंढने लगा, जबकि फ्रैंक सीधे लिली और मैकग्रोवर के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक उसका सामना जगुआर से चलता रहा और आखिर में उसने मांस का एक टुकड़ा बाहर फेंककर उसे वहां से दूर कर दिया। जगुआर जैसी स्थिति को संभालने का फ्रैंक का तरीका देख लिली का भरोसा उस पर बढ़ गया और उसने उसी वक्त उसे अपना गाइड चुनने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद फ्रैंक दोनों को लेके डॉक पर पहुंचा, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। असल में प्रिंस जोआकिम के लिए काम करने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने रास्ते से लिली को अगवा कर लिया। इस बात से अनजान दूसरी तरफ फ्रैंक और मैकग्रोवर सैम के आदमियों से बचते हुए बोट लेकर वहां से निकल पड़े। खुशकिस्मती से लिली ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया। अपने लड़ाई के हुनर और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उसने खुद को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। फ्रैंक भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया और आखिरकार फ्रैंक और मैकग्रेगर उसे सुरक्षित अपनी बोट पर चढ़ाने में कामयाब हो गए। जैसे ही तीनों वहां से दूर जाने लगे, जोआकिम को खबर मिल गई कि लिली एक बार फिर उसके हाथ से निकल चुकी है। ये सुनते ही उसने अपनी सबमरीन को सतह पर लाने का आदेश दे दिया। वो किसी भी कीमत पर टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी ताकत जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिताने में मदद कर सकती है। सबसे पहले उसने उनकी बोट पर गोलियां चलवाईं, लेकिन जब उसे कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने सीधा टॉर्पीडो दाग दिया। कुछ पलों के लिए लगा कि अब तीनों का बचना मुश्किल है, लेकिन आखिरी वक्त पर फ्रैंक ने अपनी बोट को इतनी तेजी और समझदारी से मोड़ा कि टॉर्पीडो उन्हें छू तक नहीं पाया। उसी दौरान सबमरीन का प्रोपेलर एक मोटी रस्सी में फंस गया और अगले ही पल पूरी सबमरीन घिसटती हुई डॉक की तरफ बढ़ने लगी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां खड़ी सैम की ज्यादातर नावें टूटकर बिखर गईं। ये देख सैम गुस्से से पागल हो उठा, लेकिन इन सब के बाद आखिरकार फ्रैंक, लिली और मैकग्रेगर अपने असली सफर पर निकल चुके थे। पूरे रास्ते मैकग्रेगर गर्मी और मौसम से परेशान रहा, जबकि लिली जंगल के हर पल का मजा ले रही थी। नदी के आसपास दिखने वाला हर नया और अजीब जीव उसके लिए किसी खोज से कम नहीं था। वह लगातार अपने कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड करती जा रही थी और धीरे धीरे फ्रैंक भी उसकी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया। कैमरा फ्रैंक के लिए भी एक नई और दिलचस्प चीज था, इसलिए उसने भी उसे चलाकर देखने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों के बीच एक अलग तरह की दोस्ती और अपनापन नजर आने लगा। लेकिन तभी लिली के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने फ्रैंक को दूसरे रास्ते से जाने का सुझाव दिया। ये रास्ता ज्यादा खतरनाक जरूर था, लेकिन इससे उनका सफर काफी छोटा हो सकता था। हालांकि फ्रैंक को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। फ्रैंक ने लिली को दूसरा रास्ता चुनने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन जब वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटी तो आखिरकार उसे उसकी बात माननी पड़ी। रात होने पर उसने बोट को नदी किनारे रोक दिया ताकि इंजन को थोड़ा आराम मिल सके। कुछ देर बाद मैक्स सोने चला गया, जबकि फ्रैंक और लिली डेक पर बैठे बातें करते रहे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को पहले से और करीबी लगने लगे, लेकिन तभी मैक के साथ एक अजीब घटना हुई। अचानक वही जगुआर बोट के डेक तक पहुंच गई। उसे सामने देखकर वह डर के मारे वहीं रुक गया, मगर फ्रैंक बिल्कुल शांत रहा।
रहा। उसने जैगुआर को आवाज लगाई और अगले ही पल वह मैक पर हमला करने की बजाय उसका चेहरा चाटने लगी। ये देख लिली को समझ आया कि प्रॉक्सिमा असल में फ्रैंक की पालतू जैगुआर थी। यह जानकर उसका भरोसा डगमगाने लगा और उसे महसूस हुआ कि फ्रैंक ने शुरुआत से ही उसे बेवकूफ बनाया। दूसरी तरफ जोआकिम ने भी अपना प्लान बदल दिया। अब उसका निशाना सीधे डॉन अगुएरे और उसके श्रापित साथियों तक पहुंचना था, क्योंकि उसे यकीन था कि वही लोग उसे टीयर्स ऑफ मून तक ले जा सकते हैं। कुछ समय बाद वह उस जगह पहुंच गया जहां सदियों पहले अगुएरे और उसके लोगों को कैद किया गया था। उसके अगुएरे के पत्थर बने शरीर पर नदी का पानी डालने के अगले ही पल उसके शरीर से 2 सांप बाहर निकल आए। तभी पता चला कि वे सांप अब उसके शरीर का ही हिस्सा थे और उन्हीं के जरिए वह जोखिम से बात कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों के बीच एक समझौता हो गया। अगुएरे एरोहेड तक पहुंचने में मदद करेगा और बदले में जोखिम उसे टीयर्स ऑफ मून तक ले जाएगा। इसके बाद जोखिम ने अगुएरे और उसके साथियों को कैद से आजाद करके अपने साथ ले लिया। अगली सुबह फ्रैंक, लिली और मैक अमेज़न के सबसे खतरनाक बहाव वाले इलाके तक पहुंच गए। तेज पानी और मुश्किल रास्तों के बीच फ्रैंक पूरी कोशिश से बोट संभाल रहा था। इतने खतरे और जोखिम के बावजूद लिली लगातार उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की जिद करती रही। एक समय ऐसा आया जब उनकी बोट एक खतरनाक खाड़ी से नीचे गिरने ही वाली थी। कुछ पलों के लिए सबकी सांसें थम गईं और हालात पूरी तरह उनके खिलाफ नजर आने लगे। लेकिन आखिरी वक्त पर फ्रैंक ने अपनी सूझबूझ से बोट को संभाल कर उसे सुरक्षित बहाव के दूसरी तरफ मोड़ दिया। इसके बाद जाकर सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद फ्रैंक और मैक इंजन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने निकल गए। इसी दौरान मैक ने बताया कि वह लिली के साथ इस सफर पर क्यों आया था, जबकि रोमांच और खतरों से उसका कोई खास रिश्ता नहीं था। उसने बताया कि जब उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ तब पूरे परिवार में सिर्फ लिली ही उसके साथ खड़ी रही थी। यही वजह थी कि अब वह उसके लिए कहीं भी जाने को तैयार था। उधर लिली चुपचाप फ्रैंक के केबिन में पहुंच गई, जहां उसे कुछ पुराने नक्शे, ड्राइंग और दस्तावेज मिले। फ्रैंक के लौटने पर उसने उन कागजों के बारे में सवाल किए, क्योंकि उसे शक होने लगा कि फ्रैंक भी कभी उसी पेड़ की तलाश में है। फ्रैंक ने माना भी लिया कि एक समय तक वह भी उस ताकत को ढूंढना चाहता था। उसने बताया कि अमेज़न आने की उसकी वजह भी यही थी, लेकिन इतने सालों बाद भी वह उसे खोज नहीं पाया। इसी बीच अचानक फ्रैंक की किराए पर रखी हुई ट्राइब ने उन पर हमला कर दिया। काफी देर तक यह पूरा नाटक लिली और मैक के सामने चलता रहा। उनके ठिकाने पे पहुंचने के बाद फ्रैंक अनुवादक बनकर लिली और ट्राइब के मुखिया के बीच बातचीत करवाने का ड्रामा करता रहा। लेकिन जब लिली ने बात कुछ ज्यादा आगे बढ़ा दी तो मुखिया ने पूरा खेल खत्म कर दिया। सच जानने के बाद लिली को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मन में फ्रैंक के बिना ही सफर जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे धोखा न दे। इसके बाद लिली ने वहाँ की एक औरत से एरोहेड पर बने निशानों का मतलब पूछा। उसने बताया कि टीयर्स ऑफ द मून तक पहुँचने के लिए पानी को पत्थर में बदलना होगा और एक टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना होगा। उसने यह भी बताया कि उस पेड़ पर फूल सिर्फ दुर्लभ क्राइंग मून के दौरान खिलते हैं और वह समय अब सिर्फ 2 दिन दूर था। इसके अलावा उसने एक और संकेत दिया, पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें उस सांप का पीछा करना होगा जो अपनी ही पूंछ को काट रहा हो। यह सुनते ही लिली को वही निशान अपने नक्शे पर याद आ गया और उसने तुरंत उसे ढूंढ निकाला। अब उसे यकीन हो गया कि वह फ्रैंक की मदद के बिना भी वहां तक पहुंच सकती है, इसलिए उसने उसके बकाया पैसे देकर उससे पीछा छुड़ा लिया। फ्रैंक ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। फिर उसी रात गांव पर श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर्स ने हमला कर दिया, जिनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर एरोहेड हासिल करना। फ्रैंक, लिली और मैक अलग अलग होकर उनका सामना करने लगे। लड़ाई के दौरान उनमें से एक ने लिली के गले से एरोहेड छीनकर उसे अगेरे तक पहुंचा दिया। उसके मिलते ही अगेरे वहां से निकलने लगा, लेकिन फ्रैंक ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच उस कीमती निशानी को लेकर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान अगेरे ने फ्रैंक को चाकू मार दिया था, लेकिन नीचे गिरने से पहले फ्रैंक ने एरोहेड छीनकर उसे लिली की तरफ उछाल दिया। उधर ट्राइब के मुखिया लिली और मैक को बचाकर सुरक्षित नीचे पहुंचा देते हैं। इसके बाद लिली को सलाह दी कि वह नदी की नजर से दूर चली जाए, क्योंकि कॉन्क्विस्टाडोर्स नदी के पार नहीं जा सकते थे। लिली वहां से भागने लगी, लेकिन तभी अगुएरे के सांप उसके पास पहुंचकर उसे जकड़ लेते हैं। हालांकि इससे पहले कि अगुएरे कुछ कर पाता, जंगल की ताकत उसे और उसके साथियों को वापस नदी की तरफ खींच ले गई। जब अगुएरे और उसके साथियों ने खुद को संभाला तो उन्हें समझ आ गया कि अब लिली तक पहुंचने के लिए जोखिम की मदद जरूरी होगी। इसी वजह से अगेरे के एक साथी ने अपनी मधुमक्खियों को जोआकिम के पास भेजा, ताकि उसे हालात की खबर दे सके। अगली सुबह फ्रैंक को ढूंढते वक्त लिली ने उसे नीचे पड़ा देखा तो वह बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था। लेकिन जब लिली और मैक वहां पहुंचे तो उनकी नजर उसकी पीठ में धंसे चाकू पर पड़ी, जिसे देखकर वे बेहद घबरा गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके जख्म से खून नहीं बह रहा था और फ्रैंक दिखने में भी बिल्कुल ठीक लग रहा था। अब फ्रैंक के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कबूल किया कि वह भी कभी अगुएरे के साथ आई हुई टोली में शामिल
शामिल था। लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए लिली ने उसकी बात बीच में ही रोककर हिम्मत करते हुए उसकी पीठ से चाकू निकालने का फैसला किया, क्योंकि कोई भी उसे निकालने का साहस नहीं कर पा रहा था। चाकू निकलने के बाद भी फ्रैंक को जरा सा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह देखकर मैक वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मैक होश में आ गया तो लिली ने आगे का खतरा समझते हुए अपने भाई को वहीं कबीले के पास रोकने का फैसला किया। इसीलिए उसे अलविदा कहकर वह आगे का सफर फ्रैंक के साथ शुरू करने निकल पड़ी। उधर श्रापित मधुमक्खियां जोआकिम की सबमरीन तक पहुंच गईं। उसने उन्हें अंदर आने दिया और उनमें से एक मधुमक्खी ने नक्शे पर एरोहेड की जगह दिखा दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पूरी बातचीत हुई, जिसे देखकर उसके सैनिक भी हैरान रह गए। इधर सफर के दौरान फ्रैंक और लिली उसकी 400 साल पुरानी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। तभी फ्रैंक ने बताया कि वह अगेर का गोद लिया हुआ भाई था और यही वजह रही उसके अमेजन के जंगलों में आने की। उसने ये सच भी बताया कि अगुइरे लालच की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बेटी अन्ना अगुइरे की जान बचाने की उम्मीद में टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस समय उसकी बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं था। अब एक और बड़ा सच सामने आया। अमेजन नदी का वह नक्शा जिसके सहारे लिली यहाँ तक पहुंची थी, असल में फ्रैंक वोल्फ ने ही बनाया था। कभी वही फ्रैंक डॉन अगुइरे के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक हुआ करता था और उसी के साथ जंगल की गहराइयों तक पहुंचा था, ताकि टीयर्स ऑफ द मून का जादुई फूल खोजा जा सके। लेकिन हालात तब बदल गए जब अगिरे एक फूल मांगने के बजाय पुका मिचुना ट्राइब से एरोहेड मांग बैठा। एरोहेड न मिल पाने की सनक में जिस कबीले ने उनकी जान बचाई थी, अगिरे अब उन्हीं के खिलाफ जाने को तैयार था। उसी पल फ्रैंक ने फैसला कर लिया कि वह उसके इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे चीफ की बेटी की जान बचाने के लिए एगिरी के सामने खड़ा होना पड़ा। इसी दौरान चीफ की बेटी एरोहेड लेकर वहाँ से निकल गई और अपनी आखिरी सांसों में कबीले के मुखिया ने एग्विरे और उसके साथियों को हमेशा के लिए श्राप दे दिया। फ्रैंक की नेकदिली के बाद भी वह सबके साथ उस अमर श्राप से बंध गया, लेकिन उसकी हालत दूसरों जितनी बुरी नहीं हुई। समय गुजरता गया और सदियों तक फ्रैंक और अगेरे का सामना बार बार होता रहा। आखिरकार एक दिन फ्रैंक ने अगेरे और उसके आदमियों को एक ऐसी गुफा में कैद कर दिया जहाँ से जंगल की ताकत उन्हें वापस नदी तक नहीं खींच सकती थी। लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। अगले 300 सालों तक जंगल ने धीरे धीरे उनके शरीरों को बदलना शुरू कर दिया और वक्त के साथ वे इंसानों से ज्यादा डरावने राक्षसों में बदल गए। लिली उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुन रही थी और अब उसके सामने फ्रैंक की जिंदगी का एक बिल्कुल नया चेहरा आ चुका था। इसी लंबी जिंदगी का दूसरा पहलू भी धीरे धीरे सामने आने लगा। वही छोटी सी बस्ती जहाँ लिली की उससे पहली मुलाकात हुई थी, उसे बसाने वालों में फ्रैंक भी शामिल था। इन सदियों में उसने कई लोगों को अपनी जिंदगी में आते और जाते देखा था। दोस्त बने, रिश्ते बने और वक्त के साथ सब पीछे छूटते चले गए। बाद में उसने खुद भी टीयर्स ऑफ मून की तलाश शुरू कर दी ताकि वो खुद को इस श्राप से आजाद कर सके। उसने धीरे धीरे अपनी बोट बनाकर पूरे अमेज़न के जंगल को नदियों के सहारे छान मारा, लेकिन उसे कभी वह पेड़ नहीं मिल सका। आखिरकार थककर उसने यह तलाश छोड़ दी और लोगों को जंगल घुमाने वाला गाइड बन गया। इतनी लंबी जिंदगी में उसने कई बड़ी बिल्लियों को भी पाला था और प्रॉक्सिमा भी उन्हीं में से एक थी। उधर प्रिंस जोआकिम अपनी सबमरीन के जरिए मैक और कबीले तक पहुंच चुका था। कुछ ही देर में मैक उसके कब्जे में था, इसीलिए मजबूरी में उसे नक्शे पर वह जगह दिखानी पड़ी जहां टीयर्स ऑफ द मून का पेड़ मौजूद हो सकता था। लेकिन यह जानकारी अगुइरे तक न पहुंचे, इसके लिए जोआकिम ने कॉन्क्विस्टाडोर्स की मधुमक्खियों को भी खत्म कर दिया। दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली भी उसी दिशा में बढ़ रहे थे। सफर के दौरान पहली बार यह एहसास हुआ कि टीयर्स ऑफ मून सिर्फ लिली के लिए ही नहीं बल्कि फ्रैंक के लिए भी बहुत मायने रखता था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता उसे उसी जिंदगी की तरफ ले जाता जिसे वह 400 सालों से जी रहा था, जबकि दूसरा रास्ता उसे वह सुकून और आम जिंदगी दे सकता था जिसका इंतजार वो सदियों से कर रहा है। अगले दिन वे नदी के एक ऐसे हिस्से तक पहुंच गए जहां आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लिली को एरोहेड पर बने शब्द याद आए। शायद यही वह जगह थी जहां पानी को पत्थर में बदलना था। इसके बाद फ्रैंक नदी के अंदर उतरा और नीचे उसे एक पुराना चेम्बर दिखाई दिया जिसके अंदर एक लीवर लगा हुआ था। लेकिन एक नई समस्या सामने आ चुकी थी। उस संकरे रास्ते के अंदर जाने के लिए सिर्फ लिली ही वहां से गुजर सकती थी। ये सुनते ही लिली घबरा गई क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन अब वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फ्रैंक ने लिली को बहुत हौसला दिया और आखिरकार दोनों पानी के अंदर उतर गए। कुछ ही पलों बाद लिली उस चेम्बर तक पहुंच गई और उसने लीवर दबा दिया, लेकिन लीवर दबाते ही दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर ही फंस गई। अचानक सब कुछ बदल चुका था। बाहर फ्रैंक था और अंदर बंद लिली। ऐसे में कुछ पल और सांस लेने का मौका देने के लिए फ्रैंक ने उसे अपने मुंह से हवा दी ताकि वह खुद को संभाल सके। इसके बाद किसी तरह लीवर पूरी तरह नीचे पहुंच गया। उधर फ्रैंक पर पिरान्हा मछलियों का झुंड टूट पड़ा। अब धीरे धीरे वहां का पानी बाहर निकलने लगा, लेकिन जब तक पानी पूरी तरह खाली नहीं होता लिली बाहर नहीं निकल सकती थी। जब आखिरकार फ्रैंक वहां पहुंचा तो कुछ पलों के लिए उसे लगा कि शायद बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल लिली ने आंखें खोल दी और गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। कारण साफ था, उसे लगा था कि फ्रैंक उसे वहां अकेला छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने आखिरकार टीयर्स ऑफ मून की असली जगह ढूंढ निकाली थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही वहां बचा हुआ पानी भी बाहर निकला, सामने प्रिंस जोआकिम दिखाई दिया जिसने मैक को अपना कैदी बना रखा था।
था। मामला तब और बिगड़ गया जब पता चला कि कॉन्क्विस्टाडोर्स की एक मधुमक्खी चुपचाप उनका पीछा कर रही थी और वापस जाकर अग्वेरे और उसके साथियों को भी इस जगह की खबर दे आई थी। इसके बाद फ्रैंक को मजबूर होकर अपनी स्टीम बोट उस गुफा के अंदर ले जानी पड़ी जहाँ वह जादुई पेड़ मौजूद था। लेकिन जब सबकी नजर आखिरकार उस पेड़ पर पड़ी तो सामने खड़ा दृश्य उम्मीदों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि सदियों से जिस पेड़ की तलाश की जा रही थी वह अब सूखा हुआ और मरा हुआ दिखाई दे रहा था। अब सबकी नजरें लिली पर टिक चुकी थीं, क्योंकि उस जादुई पेड़ को दोबारा खिलाने का तरीका बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन लिली ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में फ्रैंक ने आगे आकर ये जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। बदले में उसने सिर्फ एक शर्त रखी, उसे उस पेड़ का एक फूल चाहिए। जोआकिम इस बात पर मान गया, लेकिन मैक को उसने अपने पास बंधक बनाकर रखा। इसके बाद एरोहेड एक बार फिर फ्रैंक के हाथ में था और अब असली रास्ते की तलाश शुरू हो चुकी थी। लेकिन जब अकेले उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने लिली को मदद करने के लिए इशारा दिया। मजबूरी में लिली ने नाटक करते हुए खुद के लिए भी एक फूल मांग लिया, लेकिन जोआकिम ने साफ कर दिया कि वो उन्हें बस एक फूल ही लेने देगा, जिसपे लिली ये बोल के राजी हो गई कि वो फ्रैंक को मार के उसे ले लेगी। अब दोनों पेड़ को वापस जिंदा करने का रास्ता खोजने लगे। तभी चांद को जाता देख जोआकिम उन्हें डराने के लिए वहाँ फायर करने लगा ताकि वो जल्दी इसका रास्ता खोजे। और कुछ ही देर में दोनों के सामने एक हैरान कर देने वाला सच आया कि जिस चीज को अब तक एरोहेड समझा जा रहा था वो असल में एक दिल है। जैसे ही निशानों के मुताबिक उन्होंने उसे अलग किया, उसके अंदर छिपा एक जादुई चमक वाला हीरा था। उस हीरे को पत्थर के एक हिस्से पर रखा गया, जबकि जुड़े हुए दिल को दूसरी तरफ जगह दी गई। अगले ही पल वहाँ मौजूद पुरानी ताकत जागने लगी, जो चांद की रोशनी के साथ पूरे इलाके में फैल गई। और उसी रोशनी के बीच टीयर्स ऑफ मून का पेड़ धीरे धीरे फिर से जीवित होने लगा। कुछ ही पलों में सूखी शाखाएं फूलों से भर गईं और सदियों पुराना जादू उसी के साथ एक बार फिर लौट आया। लेकिन इसी दौरान अचानक फ्रैंक का इशारा मिलते ही लिली ने उसे गोली मार दी। फ्रैंक ने मरने का दिखावा करते हुए नीचे गिरने का नाटक किया। उधर जोआकिम ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि क्राइंग मून खत्म होने से पहले जितनी पंखुड़ियां हो सकें तोड़ ली जाएं। इसी बीच फ्रैंक ने वापस ऊपर आकर मैक को छुड़ा लिया और प्रॉक्सिमा की मदद से दोनों ने मिलकर दोबारा स्टीम बोट पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ लिली पेड़ पर चढ़ चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, क्राइंग मून खत्म होने से पहले किसी तरह एक पंखुड़ी हासिल करना। समय तेजी से निकल रहा था, जिसके साथ पेड़ मुरझाने लगा। अपनी पूरी जान लगाकर वो बस एक फूल के लिए उस पेड़ पर दौड़ने लगी और आखिरकार उसके हाथ टीयर्स ऑफ द मून की एक पंखुड़ी लग गई। लेकिन पेड़ धीरे धीरे मरने लग गया, जिसके साथ उसका संतुलन बिगड़ने से वो नीचे वाली डाल पे गिर के लटक गई, जहाँ जोआकिम पहले से उसका इंतजार कर रहा था। एक बार फिर उसकी नजरें उस पंखुड़ी पर टिक चुकी थी, लेकिन तभी पूरा पेड़ टूटने और बिखरने लगा। लिली किसी भी हाल में वो फूल जोआकिम के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी, इसीलिए उसने फूल देने का नाटक किया। और जैसे ही जोआकिम उसे लेने झुका, लिली ने फूल हवा में छोड़ के उसे पकड़ने के बजाय दूसरी डाल पे अपनी जान बचाने के लिए लटक गई। उधर गिरती हुई पंखुड़ी देख फ्रैंक ने आखिरकार अपनी सूझबूझ से उसे पकड़ लिया। और इसी सब में जैसे ही वो पानी में गिरने वाला था, प्रॉक्सिमा ने उसे मुंह से पकड़ के बचा लिया। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। उसी समय अग्वेरे और उसके श्रापित साथियों ने वहां पहुंच के जोआकिम की लाख मिन्नतों के बावजूद कुछ ही पलों में उसकी कहानी खत्म कर दी, उन्हें धोखा देने की सजा देते हुए। इसके बाद उनका अगला निशाना लिली बन गई। लिली एक डाल से दूसरी डाल पे अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी कि तभी फ्रैंक ने पंखुड़ी दिखाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उन्हें अपने पीछे आने पर मजबूर कर दिया। उन्हें पीछे आता देख फ्रैंक ने सबसे पहले मैक को प्रॉक्सिमा के साथ अपनी बोट से एक सेफ जगह उतार दिया ताकि वह दोनों भाई बहन की सुरक्षा कर सके। कुछ ही पलों में लिली नीचे पहुंच चुकी थी और उसके सामने एक नया दृश्य था। फ्रैंक अपनी स्टीम बोट को सीधे उस प्राचीन स्मारक की तरफ ले जा रहा था। पंखुड़ी हासिल करने के लिए कॉन्क्विस्टाडोर्स एक एक करके उसके पीछे पड़ गए, लेकिन फ्रैंक लगातार उसके पीछे आते कॉन्क्विस्टाडोर्स का सामना अपने दांवपेच से करके उनसे लड़ रहा था। दूसरी तरफ जोआकिम जिंदा बच गया था। उसने होश में आते ही लिली पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैक ने बिना डरे अपने भाई होने का फर्ज पूरा करते हुए बहादुरी से उससे लड़ा। और इसी बीच एक पत्थर गिरने से आखिरकार जोआकिम उसमें दब के मर गया। उधर अब फ्रैंक का सामना एक बार फिर अग्वेर से हुआ। वो लगातार फ्रैंक पे हमला करते हुए उससे फूल देने के लिए कह रहा था, लेकिन इस बार खेल बदल चुका था, क्योंकि असली फूल फ्रैंक के पास नहीं बल्कि मैक के पास थी, ताकि सही समय आने पर वह उसे लिली तक पहुंचा सके। ये देख लिली हैरान थी। अगले ही पल स्टीम बोट जाकर उस प्राचीन स्मारक से टकरा गई। इस टक्कर से गुफा के अंदर आने वाला नदी का पानी रुक गया। अब नदी उनसे दूर जा चुकी थी और यही वह चीज थी जिससे श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर्स सबसे ज्यादा डरते थे। कुछ ही पलों में जंगल की ताकत ने उन्हें फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। नदी तक पहुंचने का रास्ता खत्म होते ही अग्वेरे और उसके साथी एक बार फिर पत्थर में बदल गए, लेकिन श्रापित होने की वजह से इस बार फ्रैंक भी उन्हीं के साथ पत्थर बन चुका था। कुछ देर बाद लिली ने वहां पहुंचकर फैसला किया कि वह जादुई पंखुड़ी फ्रैंक को देगी। ये पहली बार था कि उसने अपनी खोज और
दुनिया को बदलने के सपने से ऊपर किसी इंसान को चुना ताकि उसका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सके। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने वही रास्ता चुना। मगर हैरानी की बात यह थी कि फूल फ्रैंक के मुंह पे रखते ही वह हवा में गायब हो गई, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार निराश होकर लिली और मैक वहाँ से लौटने लगे, जबकि प्रॉक्सिमा अपने मालिक का इंतजार करती रही। भी अचानक उसकी तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। लिली ने वापस जाकर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फ्रैंक वापस आ चुका था। 500 साल बाद पहली बार फ्रैंक सच में आजाद था। कुछ ही पलों बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और इसी दौरान उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी जिसने उनके लिए एक और पंखुड़ी छोड़ दी थी। कुछ समय बाद सब लोग वापस शहर लौट आए। अब फ्रैंक ने अमेज़न की अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दिया। इसके बाद उसका अगला सफर लंदन की ओर था। आखिरी बार दोनों को लंदन की सड़कों पर देखा गया, जहां एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। और इस बार उनके साथ प्रॉक्सिमा भी मौजूद थी, जो अब सिर्फ फ्रैंक ही नहीं बल्कि उनकी नई जिंदगी का भी हिस्सा बन चुकी थी। और इसी के साथ इस शानदार और रोमांच से भरी फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।